टाइप जो है वो थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकली मेडिकल में भी नहीं पूछना चाहिए, इंजीनियरिंग में पूछा जा सकता है। तो हम खाली ऐसे ही लिख दिए हैं, आप लोग मेडिकल के हैं तो हम केवल नॉलेज के लिए लिख दिए, आपको थ्योरेटिकल वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है, ये तो आपको बता दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर जो पूछा जाए। मान लो कि एक आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब को तुम छोड़ दो, किसी भी शेप का आइस है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तब तो ये हवा में ही रहेगा, ग्रेविटी रहेगा तब ना नीचे गिरेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस में आइस है किसी भी शेप का, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस से तो ये पिघलेगा और पिघल कर करके लिक्विड बनेगा, नीचे गिर जाएगा जमीन पर, नहीं अभी ग्रेविटी नहीं, तो ये पिघल कर करके वाटर बन जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब जब ये वाटर बनेगा तो अपने आप को किस शेप में रखना पसंद करेगा, तो वो एक स्फेरिकल शेप लेकर करके रहना पसंद करेगा। उसका रीजन कि जो भी लिक्विड यहां पर से बनेगा वो कोई भी शेप लेगा तो उसका सरफेस एरिया स्फीयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा ना हो जाएगा जी, तो सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। जबकि ये क्या चाहेगा कि हम अपने आप को ऐसा एडजस्ट करें कि मिनिमम सरफेस एनर्जी हो, इसका मतलब मिनिमम सरफेस एरिया में आना चाहेगा। और किसी भी लिक्विड के लिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा, स्फीयर का होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है जी कि कोई भी चीज पिघल कर करके लिक्विड बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो लिक्विड अपना मर्जी से शेप लेना चाहेगा, उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, अपना मर्जी से शेप लेना चाहेगा तो स्फीयरिकल शेप लेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे सकता है कि किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक आइस क्यूब है जो पिघल जाएगा तो उसका शेप क्या रहेगा, तो आइस ही शेप रह जाएगा या स्फीयर बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। बहुत सारे बच्चा सोचेगा कि पिघल जाएगा, अगर ग्रेविटी तो है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, तो सोचेगा क्या कि लिक्विड बन जाएगा लेकिन आइस के लिक्विड बन जाएगा मगर क्यूब के ही फॉर्मेट में रहेगा, ये गलत है। वो अपने आप को ऐसा करेगा कि क्या कर लेगा, सरफेस एनर्जी मिनिमम कर लेगा, मतलब आइस का ना, मतलब स्फीयर का शेप है शेप कर लेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब ये बस ऐसे ही बता रहे हैं कि ये पिघलेगा तो कुछ लिक्विड होगा, तो उस लिक्विड का मास कितना होगा, तो जो इसका वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी। अभी तत्काल ये माना गया, हम आइस लिख दिए हैं लेकिन कोई जनरल रहेगा तो पिघलेगा तो ये मान के चलना है कि डेंसिटी बदला नहीं है, अभी मान के ऐसे ही चल रहे हैं। तो मास हो जाएगा कितना, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब अगर स्फीयर में जाएगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, समझ रहा है कि नहीं, तो यहां से कर करके आर का वैल्यू इतना आ जाएगा, तो हम कैलकुलेशन कर दिए हैं तो इतना आर का वैल्यू आ जाता है। तो क्यूब का सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो सरफेस एरिया इनटू एस, और स्फीयर का कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इनटू एस। तो आर का डाटा यहां से पुट करके डील करिएगा तो ये वाला चलाएगा, तो जान कर करके इसको एक ही टर्म में लाया गया है। तो यहां पर से कैलकुलेशन किया जाएगा तो परसेंटेज डिक्रीमेंट जो होगा सरफेस एनर्जी में 19.4% का होगा। हम न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड नहीं, हम बस इतना करके केवल ये दिखा देना चाह रहे हैं आपको कि देख लो अगर ये पिघल के क्यूब ही रह जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, और पिघल करके के स्फीयर बनाते हैं, इतना परसेंट एनर्जी का है जो कि गायब हो गया सरफेस एनर्जी का, तो एकदम जरूर ये चाहेगा कि हम अपना शेप स्फीयरिकल करके, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? किसी भी लिक्विड को जी ग्रेविटी फ्री स्पेस में तुम ऐसे छोड़ दो तो उठा कर करके तो वो खुद ब खुद एडजस्ट होकर के स्फीयर बन जाएगा,
समझ आ रहा है? तो इसीलिए बोला जाता है कि, बोला नहीं जाता है मतलब होता है, रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में रहता है, क्योंकि ऊपर से बादल जब कंडेंस होकर के लिक्विड बनता है तो वो फ्री ना है कोई भी शेप लेने के लिए, तो वो क्या करता है कि स्फेरिकल शेप लेता है, परफेक्ट स्फेरिकल शेप लेता है ऊपर में। अब जब वो नीचे गिरने लगता है ना, तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो उसको डिस्टॉर्ट करता है थोड़ा, और जो एयर ड्रैग लगता है वो नीचे आता है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना विस्कस फोर्स, तो वो भी है जो कि उसके शेप पर असर डालता है, तो ओरिजिनल शेप इस टाइप का हो जाता है। वो चाहता नहीं था इस टाइप का होना, वो चाहता था परफेक्ट स्फीयर होना, लेकिन ड्रैग फोर्स के कारण, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण शेप ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, माने कौन कौन सा फैक्टर जो है वो सरफेस टेंशन पर अपना इफेक्ट देगा। तो एक तो पहले ही बता चुके थे जी कि एरिया लेंथ लिक्विड का जो होता है वो सरफेस टेंशन को चेंज नहीं करता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, समझा रहा है? एक्सटर्नल क्या चीज है जो सरफेस टेंशन को चेंज करेगा, तो एक पढ़ना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा ना सरफेस टेंशन का वैल्यू घटता है, ये रटे हुए रहना थ्योरेटिकली पूछेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ा के तुम बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के चल जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, अप्रॉक्स 0 रहता है, टेंस टू कुछ बचल रहता होगा तो अलग बात है। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अगर कम रहेगा तो वो किसी भी चीज को ज्यादा भिगाएगा, ज्यादा उस पर फैलेगा, ये रटे हुए रहना है, समझ आ रहा है? क्योंकि तुम टारगेट बैच में हो जी, तो अभी हम ये बता देते हैं, ऐसे ये वाला बताया था, ये वाला बताया था, फिर कंक्लूजन करके ये बताया था, तुम्हारे मुंह से एकदम तड़ाक सा निकल जाना चाहिए ये बात कि सरफेस टेंशन कम रहेगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट कम रहे तो वो लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस पर ज्यादा फैलेगा और ज्यादा भिगाएगा, ये याद रखना। बोलो यार, ये एकदम रिजल्ट याद रखना, समझ आ रहा है? क्योंकि जब तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन डील करोगे ना एंगल ऑफ कांटेक्ट पर या सरफेस टेंशन पर, तो बहुत सारे सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे, समझ आ रहा है? जैसे कि एक लिक्विड का सरफेस टेंशन कम है और दूसरे लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो दोनों को किसी सॉलिड सरफेस पर तुम रखोगे ना, तो जिसका सरफेस टेंशन कम है वो ज्यादा फैलेगा, उस पर ज्यादा भिगाएगा उसको, समझ में आ रहा है? ये रखे हुए रहना। और एंगल ऑफ कांटेक्ट का बात करेगा तो उसका भी उस टाइम का इफेक्ट होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा है जो कि क्या होगा, भिगाएगा, ठीक है? तो जनरली आप ये नोटिस किए होंगे कि गरम खाना जो खाता है ना आदमी, ठीक है, तो क्या है कि ज्यादा टेस्टी उसको फील होता है, कोई हॉट सूप पीजिएगा तो ज्यादा वो अच्छा फील होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसका रीजन क्या है कि हॉट सूप में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका सरफेस टेंशन कम ना गया जी, तब वो जीव पर जाएगा तो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा अच्छा से जीव को भिगाएगा, तो उतना ही ज्यादा स्वाद आएगा। अभी नहीं बोल रहा है कि सर हम लोग तो कोल्ड कॉफी भी पीते हैं, वो भी टेस्टी लगता है, अरे वो कोल्ड कॉफी का टेस्ट है तो लगेगा, ये बोल रहा है, समझ आ रहा है ना? आप बात समझ रहे हो? कोल्ड कॉफी का टेस्ट अलग, अब क्या आइसक्रीम में तो स्वाद नहीं लगता, ऐसा थोड़ा ही है। ये एक रिलेटिव कंपैरिजन बताया कि कोई भी चीज गरम चीज जब आदमी खाता है ना जनरली तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसका रीजन वही है, समझा रहा? लिक्विड रहेगा तो क्या है कि वो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा ज्यादा टेम्परेचर पर, तो ज्यादा अच्छा से जीभ पर फैलेगा तो स्वाद ज्यादा लगेगा। अरे जान लेना है खाली। अच्छा, एंटीसेप्टिक जो होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका भी सरफेस टेंशन कम होता है, उसको बनाया ही ऐसा जाता है कि उसका सरफेस टेंशन क्या हो, कम हो, ताकि घाव पर आप लगाइए ना तो वो फैले। सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो एक जगह लगाओगे तो जी रह जाएगा, दूसरा जगह पर जा ही नहीं पाएगा। अब ऐसे क्या है कि सरफेस टेंशन कम रहेगा तो जहां पर लगाओगे वहां पर अच्छा से फैल जाएगा वो, समझ आ रहा है? और लुब्रिकेंट्स ऑयल जो रहता है, जो मशीन वगैरह में यूज किया जाता है, तो उसका भी सरफेस टेंशन क्या होता है,
कम रखा जाता है ताकि वो मशीन पर अच्छा से फैल सके। बोलो जी। तो ये सब थ्योरेटिकल चीज है, ध्यान रखिएगा। मैंने पूछ लिया कि एंटीसेप्टिक का सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए, ज्यादा कम, तो आप समझ रहे होंगे। एंटीसेप्टिक का सरफेस टेंशन कम होता है, क्यों? तो 4 वो ऑप्शन सेट कर सकता है। कभी भी जगह की सरफेस टेंशन कम होता है या कम रखा जाता है तो उसका रीजन यही होगा कि वो अच्छा से क्या करे, स्प्रेड करे। समझ आ रहा है? घाव को अच्छा से भिंगाएगा एंटीसेप्टिक, तब ना जर्म मरेगा। समझ रहे हो? तो एक तो हो गया टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन का वैल्यू घटता है। दूसरा क्या होता है कि अगर जो लिक्विड में आप इम्प्यूरिटी मिला दीजिएगा ना तो उसका सरफेस टेंशन है जो कि चेंज करता है, और अच्छा खासा चेंज करता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, अच्छा खासा चेंज करता है। समझ आ रहा है? तो इसमें यही दिया गया है कि कोई भी इम्प्यूरिटी जो एकदम फुल्ली सोल्यूबल हो, वो वाला जब आप घोलिएगा ना तो सरफेस टेंशन है जो कि बढ़ जाता है, जनरली ऐसा होता है। और जो स्पाइरली सोल्यूबल है लिक्विड में, उसको अगर घोलिएगा तो सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि नमक जो है वो क्या होता है, एकदम घुल जाता है अच्छा से, तो वो वाटर का सरफेस टेंशन बढ़ा देगा। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि साल्टी वाटर जो है, या ऐसे भी बोल सकता है कि नॉर्मल वाटर और समुद्र का जो वाटर है उसमें किसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो उसका सरफेस टेंशन है जो कि ज्यादा होगा। बोलो यार, उसका डेंसिटी भी ज्यादा होता है। और इस स्पाइरली सोल्यूबल कोई भी चीज रहेगा तो उसको मिलाने से सरफेस टेंशन और क्या होता है, घट जाता है। तो ये थ्योरी है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉप जो है वो वाटर में आप डालते हैं ना तो वो अच्छा खासा है जो कि उसका सरफेस टेंशन घटा देता है। तो सरफेस टेंशन घटाने से क्या होता है कि वाटर जो है वो अब उस जगह पर भी घुसना स्टार्ट कर देता है जहां पर पहले नहीं घुस पा रहा था। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सरफेस टेंशन घटने का मतलब होता है कि वेटेबिलिटी बढ़ना, तो अब ज्यादा वेट करेगा, ज्यादा घुसेगा मैल तक, तो उसको निकालने में आसानी होता है। हालांकि इसमें कहानी और भी चलता है, कहानी पूरा क्या बताएं, पहले तो ये याद रखना कि सॉल्ट को तुम डालोगे सरफेस टेंशन घट जाएगा। मैल निकालने का एक और रीजन उसमें होता है कि उसका डिटर्जेंट का जो शेप होता है ना मॉलिक्यूल का, वो पिन टाइप का होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक जगह पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाता है, एक वाला में क्या होता है कि हाँ जो गंदगी है ना वो चिपक जाता है और घेर लेता है गंदगी को पूरी तरह से, उससे क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। उतना नहीं जानना है आपको, सीधे ये रट लेना है कि सोप डाल देने से सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घट जाता है। वो तो आगे देखोगे, लेकिन अब ये तुम जानो टारगेट में बच्चा हो तो कि सोप डालने से दोनों बेनिफिट वाला ऐसा बनाया ही जाता है सोप कि सरफेस टेंशन भी घट जाए और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घट जाए, ताकि एकदम पूरा घुस जाए उसमें को बाहर निकालना। नॉर्मल पानी से क्या होता है कि कपड़ा है जो कि कम साफ होता है। अच्छा एक चीज देखिए होगे, गर्म पानी से कपड़ा ज्यादा साफ होता है। रीजन वही कि टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, तो बिना साबुन के भी वो क्या होता है कि घुस जाता है। साबुन बनाने में क्या होता है, कुछ रिएक्शन भी होता है, दबाव ज्यादा वो साफ करता है। तो ये सब जाने हुए रहना है, समझ आ रहा है? इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकली आगे भी चर्चा करेगा कि कैपिलरी ट्यूब में किसमें हाइट ज्यादा होगा, समझ आ रहा है? तो ये सब पता रहेगा तब वहां क्लियर होगा। तो ये थ्योरी है, बस खाली एक बार गुजार दिए, इसमें भी कुछ बोलना नहीं था, सुन लिए होंगे। तो मेन रूप से आज के क्लास में यहां से पढ़ना, ये सब तो खाली ऐसे ही एक बार सुन लिए थ्योरेटिकल हो गया। तो आज के क्लास में मेन रूप से एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है और इसके बाद कैपिलरी ट्यूब पढ़ करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन तो बताने के बाद पूछा है कि इनसफिशिएंट हाइट होगा तब भी ओवरफ्लो नहीं होगा, और वहां पर 2 4 5 क्वेश्चन और है जो कि आप लोगों में पूछा नहीं, लेकिन वो पूछबे करेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल का तो एक दो फॉर्मूला उतर हट जाइएगा, थ्योरेटिकली वो बहुत फंसाना चाहेगा, तो वो हम बताएंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन कैसे किया गया है, तो किसी भी लिक्विड को आप क्या करिए ना कि सॉलिड सरफेस पर गिरा दीजिए, तो उसका शेप या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, माने जो फैलेगा वो इस टाइप का होगा और जो नहीं फैलेगा वो इस टाइप का होगा। तो इसका पहले हम थोड़ा सा फिजिकल
सेंस दे दे रहे हैं। देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में एक दूसरे पर जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, और लिक्विड का मॉलिक्यूल और सॉलिड के मॉलिक्यूल माने अलग अलग के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। तो अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बांध के रखेगा। ये समझ में आ रहा है कि शेप इस टाइप का होगा। कोहेसिव माने अपने में चिपका रहा है तो स्फीरिकल टाइप का रहेगा, थोड़ा बहुत होगा डिस्टॉर्ट ग्रेविटी के कारण, लेकिन स्फीरिकल टाइप का रहेगा। ये बात समझ में आया? और अगर जो कोहेसिव के रिस्पेक्ट में एडहेसिव ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तब तो वो क्या करेगा कि ऐसे रहना भी चाहेगा लिक्विड, लिक्विड हमेशा ऐसे रहना चाहेगा, लेकिन एडहेसिव वाला जब उसको खींचेगा मतलब इसका मॉलिक्यूल उसको खींचेगा तो वो पसार करके रख देगा। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे कैसे समझो कि 10 लड़का हो जो ग्रुप बना करके रहना चाहते हो, तुम सब में जो बॉन्डिंग है तो एक जगह पर रहना चाहते हो। अब बाहर वाला क्या है कि फोर्स जोर से लगाने लगा, जो डोमिनेट हो गया तुम लोगों के बीच में जो फोर्स लगने जो लग रहा है तो क्या होगा कि बिखर जाएगा, वही कहानी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता होगा, तभी ना बिखेर देता है। ऐसा ना जितना बिखरेगा उतने वेट कर देगा। और इसमें क्या होता होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहता होगा इस सेंस में। बाकी न्यूमेरिकली एग्जैक्टली कितना होता है वो तो यहाँ पर बताया गया है। समझ में आया ना? तो जब भी आप इस टाइप का देखिएगा बिखरा हुआ टाइप का, तो ये सेंस आ जाना चाहिए ऊपर ऊपर की कोहेसिव कमजोर है। इस ढंग का देखिएगा तो ये सेंस आना चाहिए कि कोहेसिव जो कि ज्यादा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिफाइन किया गया ये समझिएगा। तो लिक्विड और एयर, लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस होगा ना वहां पर आप टेंजेंट डालिएगा। तो लिक्विड और एयर का इंटरफेस है ना जी ये वाला, तो जहां पर सॉलिड कांटेक्ट में रहेगा वहां पर आप डालिएगा टेंजेंट। अरे वो तो ये भी इंटरफेस है, यहाँ टेंजेंट नहीं डालना है। जहां पर लिक्विड सॉलिड और एयर तीनों रहेगा ना, तो नहीं दिख रहा है कि इस जगह पर बोलो यार, तो यहां पर क्या करोगे कि तुम टेंजेंट डालोगे लिक्विड सरफेस पर। तो ऐसे टेंजेंट तुम डाल दिए, कोई दिक्कत लग रहा है? और सॉलिड सरफेस पर एक लाइन लोगे जो लिक्विड में घुस जाता, तो सॉलिड सरफेस पर लाइन लोगे तो ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, लेकिन वो घुसता किसमें रहना चाहिए? लिक्विड में। तो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है? अगर कोई यहां बनाना चाहता तो ऐसे होता टेंजेंट, और सॉलिड सरफेस पर भी आप क्या करिए कि टेंजेंट बनाइए एक तरह से सॉलिड सरफेस पर, और जो लिक्विड में घुस जाना चाहिए तो ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा। तो यही वाला एंगल समझ में आया? चलो इस जगह पर देखते हैं। तो यहां पर अगर तुम टेंजेंट बनाओगे लिक्विड सरफेस पर तो इस टाइप से होगा, होगा कि नहीं होगा? और सॉलिड सरफेस पर भी टेंजेंट डालो जो लिक्विड के तरफ, यहां पर लिक्विड की तरफ इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है? टेंजेंट डालो ऐसा डालो, तो ये समझ में आया कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। बोलो यार, फिर बात में तुमको याद रह जाएगा, बता रहे हैं इसमें। तो इधरों कर सकते हो, उधरों कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम टेंजेंट डाले तो इस टाइप से हुआ लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट डाल दिए, और इस जगह पर क्या करोगे? सॉलिड सरफेस पर भी टेंजेंट तुम डालोगे। किस डायरेक्शन में? उधर डालोगे। नहीं, जिधर लिक्विड है तो इधर जब करोगे तो लिक्विड इधर होगा, और इधर करते तो लिक्विड इधर होगा। तो इस टाइप से ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ओवरऑल तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि स्फेरिकल टाइप का शेप
पर रह जाएगा ना, अभी नहीं बोला प्योर स्फीयर, स्फेरिकल टाइप का जब रह जाएगा तो थीटा 90 से ज्यादा होगा, बोलो यार। और अगर जो स्फेरिकल टाइप का नहीं रहेगा, फैला हुआ टाइप का सेंस देगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो कि एक्यूट एंगल होगा 90 से कम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज समझना, पता नहीं इसे क्वेश्चन काहे नहीं पूछ रहा, पूछना चाहिए उसको थ्योरेटिकली। ये भी वाटर ड्रॉप को ही रखा गया था, ये भी वाटर ड्रॉप को ही रखा गया था, लेकिन इसको रखा गया था प्लास्टिक प्लेट पर और इसको रखा गया है किस पर, लोटस लीफ पर। तो देख लो, एक बार कांटेक्ट एंगल 90 से कम है, एक बार कांटेक्ट एंगल 90 से ज्यादा है। तो क्या समझे, कांटेक्ट एंगल केवल लिक्विड पर डिपेंड करता है या कांटेक्ट एंगल लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस दोनों पर डिपेंड करता है? बताओ, दोनों पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर केवल लिक्विड पर डिपेंड करता तो दोनों जगह वाटर है, तो दोनों जगह कम होना चाहिए था 90 से, या 90 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। बोलो यार। तो ये ध्यान आप रखिएगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो यहां लिख दिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड नेचर। कोई दिक्कत लग रहा है? जनरली वाटर जो होता है ना, वो लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाता है सॉलिड से, जनरली हम बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं। देखो ना, लोटस लीफ पर वैसा बनाता है। बोलो यार, ऐसा क्यों बनाता होगा लोटस लीफ पर? तो लोटस लीफ में एडहेसिव कम होता होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका कोहेसिव भारी पर माने डोमिनेंसी लिए रह जाता होगा, तो अपने में समता हुआ टाइप का रह जाता होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये सब थ्योरी है जो कि पूछेगा, क्वेश्चन में उलट करके देखिए, पूछवे नहीं किया, लेकिन पूछना चाहिए। हर चीज बताइए रे, बच्चा को बताते थे पहले से कि उस पर न्यूमेरिकल भी करवाते हैं हम, लेकिन अभी थ्योरी पूछा, अगला बार में न्यूमेरिकल भी पूछेगा कि कैपिलरी ट्यूब में इनसफिशिएंट रह जाएगा, तो लगेगा कि ओवरफ्लो होगा, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हमारे लिए सब डिस्कस को जो कि बड़ा कर रहा था, तो सब कुछ बताया जाता है, और वो बताने के बाद पूछा। अब जो जान रहा होगा टिक मार करके हंसते खेलते आगे बढ़ जाएगा, नहीं जान रहा होगा तो गलती ये करे। तो सब कुछ हम गुजार देंगे आप ध्यान से, अब याद रखना नहीं रखना आपका काम। समझ आ रहा है? तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, थीटा लेस देन 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इसी 90 डिग्री हुआ तो ये मुंह से तड़ाक सा निकल जाना चाहिए कि वो उसको भींगा देगा। ठीक है? और यहाँ पर क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ नहीं भीग रहे, यहाँ पर भी थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। पता है जब हम पढ़ाते थे ना, तो बहुत दिन तक हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट देखने ही नहीं आता था। बहुत सारा बच्चा ऐसा था जिसको एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना नहीं आता है, तो उसका करना कुछ नहीं था, सॉलिड, लिक्विड और जो भी गैस या एयर बोलो, जहां पर है ना, उस जगह पर तुमको दो टेंजेंट खींचना है। एक टेंजेंट खींचना है लिक्विड के सरफेस पर और एक टेंजेंट खींचना है सॉलिड के सरफेस पर। लेकिन सॉलिड के सरफेस पर यह ध्यान रहना चाहिए कि वो लिक्विडवा में घुसना चाहिए। तो अगर यहाँ करोगे तो लिक्विड में घुसेगा जब ऐसे तुम लोगे सॉलिड के सरफेस पर, और यहाँ करोगे तो लिक्विड में घुसेगा जब ऐसे तुम करोगे। समझ आ रहा है? अब बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, आपको सीधे ध्यान रहना चाहिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो बिखरा हुआ टाइप का रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तो बिखरा हुआ टाइप का नहीं रहेगा। ऐसा पकड़ा ट्रे रहना है तुमको, देखो यहाँ लिख भी दिए कि लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो सॉलिड सरफेस को भिगाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तो सॉलिड सरफेस को नहीं भिगाएगा। इसको एक बार और चर्चा करेंगे। और 90 डिग्री भिगता है तो नहीं भिगाता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो बिखर जाएगा, वो भिगा जाएगा, बाकी केस में नहीं भिगाता है। ठीक है? तो ये ऊपर ऊपर ही रखा हुआ ना, चीज नहीं कि डायग्राम सोच रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, वो सब नहीं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? और ये वाला कहां से आया अगर तुम कहोगे तो हम तुरंत प्रूव करके दिखा भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि लेवल 1 में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो यही वाला है कि नहीं आने का चांस है। तुमको ये वाला है जो कि पूछेगा कब भिगाएगा कब नहीं भिगाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन कम से कम इतना याद रख सकते हो तुम। और नहीं याद रखना है कोई बात नहीं, जब उन्होंने बोला इसको याद रखेगा तो काम चल जाएगा। एक चीज याद खाली रखना कि एडहेसिव फोर्स Fc/√2 से ज्यादा होगा। तुम ये याद रखना कि एडहेसिव फोर्स अकेला
FC/√2 ये एक अलग टर्म है, ठीक है। तो अब तुम खुद ही बोलना, एडहेसिव फोर्स ज्यादा माने ज्यादा खिंचा हुआ है तो बिखेर दिया, तो माने भिगाएगा कि नहीं भिगाएगा। अब भिगाने वाला केस में याद रखना कि थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा। अगर जो एडहेसिव फोर्स कम होगा FC/√2 से, तो एडहेसिव कम हो गया माने कोहेसिव वाला जो टर्म FC/√2 और कोहेसिव FC है लेकिन उसको एक टर्म बना दे रहे हैं FC/√2, ठीक है। FC/√2 ये अगर क्या हो गया ज्यादा हो गया, एडहेसिव कम हो गया, तो बिखेर नहीं पाया तो अपने आप में जमा रहेगा, तो अपने आप में जमा रहेगा तो भिगा नहीं पाएगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री ज्यादा रहेगा। अगर एग्जैक्टली बराबर हो गया तो 90 डिग्री पर होगा। समझ आ रहा है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। यही है। अब इसके बाद जो कि कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ना, तो इतना खाली बोल इसलिए दिए ना कि आज की क्लास में बहुत नहीं पढ़ाना है, कैपिलरी ट्यूब में भी फॉर्मूला बताना है और 4-5 टाइप होता है उसको गुजार देना है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसको तो 2 लाइन में आदमी बोल सकता है कि कोई भी चीज माने कोई भी लिक्विड, सॉलिड ना लिक्विड, समझ आ रहा है, अपने आप शेप बदल करके किसी शेप में आना चाहेगा तो वो स्फेरिकल शेप लेना चाहेगा। अब ग्रेविटी चेंज कर दे, ड्रैग फोर्स चेंज कर दे, वो अलग बात है, समझ में आ रहा है ना, ताकि वो अपने सरफेस एनर्जी को मिनिमम रख सके, ठीक है। और बाकी ये सब बता ही दिए कि इस ढंग का शेप काहे हो जाता है, चाहता है वो स्फीयरिकल लेकिन ड्रैग के कारण ग्रेविटी के कारण उस ढंग का शेप होता है। बोलो यार। यस सर। और ये सब बता ही दिए कि टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन घट जाता है और सरफेस टेंशन घटेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो ज्यादा भीगाएगा, सब बता चुके हैं। यस सर। इम्प्योरिटी है जो कि मिलाइएगा तो 2 केस होगा, फुल्ली घुल जाएगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, स्पाइरली घुलेगा तो सरफेस टेंशन घट जाता है, जनरली ऐसा ही देखा जाता है। बाकी आप समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी। सॉफ्ट डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, सरफेस टेंशन घटता है और साथ ही साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घट जाता है। सरफेस टेंशन घटना और एंगल ऑफ कांटेक्ट घटना, ये दोनों का सपोर्ट हो जाता है, मतलब भिगाने में एक दूसरे जगह पर है जो कि घुस जाने में, समझ आ रहा है ना। जैसे कि एंटीसेप्टिक का तो क्या है कि सरफेस टेंशन कम हो गया तो वो फैलेगा और साथ ही साथ क्या है कि जहां भी पोर छोटा छोटा रहेगा उसमें घुस करके फ्यूचर को मार देगा, समझ में आ रहा है। और ये वाला कंडीशन आप याद रखे हुए रहिए, ये न्यूमेरिकल नहीं भी याद रखे तो काम चल जाएगा, लेकिन पता नहीं किसी दिन साला पूछिए दिया है तो ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे करके देगा, हो सकता है √2 इधर फेंक दे, समझ में आ रहा है कि √2 F ग्रेटर देन होगा FC से, तो आप एक टर्म F देखिएगा, एक टर्म FC/√2 देखिएगा, तो अपने हमको भी नहीं याद रहता, हम कैसे सोचेंगे। FA कम है FC/√2 से, तो FA कम है माने एडहेसिव कम है तो दूसरा नहीं खींच पाएगा, माने वो अपने में रह जाएगा। अपने में जैसी रहेगा तो ध्यान आ जाएगा कि थीटा 90 से ज्यादा होता है स्फेरिकल टाइप वाले में, बोलो यार। और अपने में रह गया तो भीगा पाएगा दूसरा को नहीं भीगा पाएगा, तो सब कुछ तो फिजिकली पता चल रहा होगा, रटने का जरूरत नहीं, बोलो यार। और अभी जो कि कैपिलरी ट्यूब वाला न्यूमेरिकल करें, ठीक है। अब हम लोग कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिलरिटी क्या है, एक फेनोमेना है जिसमें होता क्या है कि किसी कंटेनर में तुम लिक्विड भर दियो, ठीक है, उसके बाद एक पतला सा ट्यूब उसमें डाल दो, तो तुम देखोगे ना कि लिक्विड का लेवल जो नॉर्मल लेवल है ना उससे या तो ज्यादा हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके लेवल पे भी रह जाता है, समझ आ रहा है। तो किसी पतले से ट्यूब को या उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो उसको डालोगे किसी लिक्विड में तो लिक्विड एक जो नॉर्मल लेवल है ना उससे ऊपर चला जाएगा या उससे नीचे चला जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग कैपिलरिटी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में कैपिलरी जो वर्ड आया है ना वो आया है बाल से, समझ आ रहा है कि ना, लैटिन में जो है ना वो बाल से, बाल होता है सेल्स, तो बहुत पतला सा नहीं है वो लगता है, तो उसी से आया है कैपिलरी ट्यूब, मतलब पतला सा ट्यूब, ठीक है। पतला ही क्यों होना चाहिए वो आगे समझ में आएगा आपको। तो अब ये पढ़ना है इसमें कि आखिर क्यों
लिक्विड नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है या नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाता है। तो इसको दो ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों एक के है लेकिन एक्सप्लेन तुम दो ढंग से कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि जब इसमें लिक्विड डाला हुआ होगा और उसके बाद ट्यूब डाला गया था, शुरू में लेवल यहां पर होगा लिक्विड का, तो इस लिक्विड पर या लिक्विड मॉलिक्यूल पर दो फोर्स लगेगा। एक तो खुद का लिक्विड उसको खींचेगा और एक क्या होगा कि ट्यूब का जो मॉलिक्यूल होगा वो खींचेगा। तो अगर ट्यूब का मॉलिक्यूल वाला डोमिनेंट हो जाए तब वो ऊपर चढ़ा देता है उसको, और अगर ट्यूब का मॉलिक्यूल जो खींच रहा है एडहेसिव से कोहेसिव फोर्स वाला अगर डोमिनेंट हो जाएगा तो वो नीचे चला आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कल बताया थे ना FA और FC/√2 में रिलेशन, तो वही कहानी होता है यहाँ पर। बहुत ज्यादा समझना नहीं, क्योंकि ज्यादा समझाने लगे तो कल का प्रॉब्लम ही नहीं बना, वही सब सोचते रहते हैं। तो टू द पॉइंट हम लोग यही याद कर लेंगे कि कैपिलरी ट्यूब डालिएगा तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये ध्यान रखना कि जब एडहेसिव डोमिनेंट होने लगता है तो ऊपर जाता है, और कोहेसिव डोमिनेंट होने लगता है तो नीचे जाता है। अब बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू में FA और FC में रिलेशन नहीं है, FA और FC/√2 में रिलेशन है। ये समझ में आ रहा होगा? ठीक है, मतलब FA ग्रेटर देन होगा FC/√2 से, तब बोलेंगे कि एडहेसिव वाला डोमिनेंट हो गया, तब हम खींच के तो ऊपर कर देंगे। ओके, तो ये सब में आ रहा है ना कि एडहेसिव वाला खींचा तो इसको ऊपर खींच लिए। और एक प्रेशर से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा कि मॉलिक्यूल पर जब तुम फोर्स देखोगे ना तो इसमें एडहेसिव और कोहेसिव का जो नेट रिजल्टेंट होगा, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा ना लिक्विड का सरफेस उसके परपेंडिकुलर होता है। एक चीज ध्यान देना चाहिए, लिक्विड का प्रॉपर्टी है कि नेट फोर्स किसी मॉलिक्यूल पर जिस डायरेक्शन में लगेगा ना उसके परपेंडिकुलर में सरफेस होगा। बोलो यार, आपको हम जब एक्सीलरेट होता है कंटेनर उस सिचुएशन में बताए थे कि जी इफेक्टिव जिधर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो कभी पूछ दे सकता है कि लिक्विड का सरफेस का शेप ऐसा है, तो आप बताइए कि नेट फोर्स कैसे लग रहा होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर जो ऐसा है लिक्विड का सरफेस, तो इसको देख करके बता दे सकते हो कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा। एक्चुअली में फोर्स के कारण शेप बनता है, लेकिन हम लोग शेप देख करके कभी फोर्स बता सकते हैं, और फोर्स देख करके शेप बताया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरा दिखाया जाता है कि एडहेसिव खींच रहा है, कोहेसिव खींच रहा है, उसका रिजल्टेंट ऐसे होगा, इस कारण से यहाँ शेप ऐसे है। लेकिन चूंकि लेवल 1 में हो तो हम बहुत ज्यादा नहीं घूमना चाह रहे। समझ आया? एक पॉइंट तुम केवल याद रख लेना कि ये शेप कौन डिसाइड करता है। तो एडहेसिव और कोहेसिव का जो रिजल्टेंट होता है ना वो डिसाइड करता है। रिजल्टेंट जिधर होगा उसके परपेंडिकुलर में सरफेस का शेप होगा। ये बस तुम याद कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर करके दिखाया जा सकता है कि काहे से पैसा हुआ है, काहे से पैसा हुआ है, लेकिन उतना सोचना नहीं है। तुमको ध्यान रखना है कि ऊपर जाता है तो ऐसा होता है, और जब नीचे जाएगा तो ऐसा होगा। तो ये रखे हुए भी रखना कि ऊपर जब भी चढ़ेगा ना तो कनकेव वाला पार्ट ऊपर रहेगा और कॉन्वेक्स वाला पार्ट नीचे रहेगा। सब रख ले रहना। और जब नीचे आएगा तो डायग्राम ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स वाला पार्ट ऊपर रहेगा और कनकेव वाला पार्ट नीचे रहेगा। तो जो ये शेप दिखता है ना तुमको, इसी को मेनिस्कस बोला जाता है। तो वो शेप ऑफ मेनिस्कस पूछेगा, ठीक है? हम इसमें तुमको समझाने का कम प्रयास करेगा, बोल दे रहे हैं लेकिन दिमाग से सब निकाल देना, सीधे पॉइंट रख ले रहे हैं, ठीक है? अरे तो पूरा फोर्स दिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर के मॉलिक्यूल को देखोगे तो इधर लगेगा एडहेसिव, और इधर वाला को देखोगे तो इस सब के कारण यहाँ पर कोहेसिव लगेगा ऐसे टाइप के। तो इस दोनों में रिजल्टेंट ऐसे अगर होगा तब शेप ऐसे होगा। समझ रहा है? वही कहानी सेट किया जाता है। तो वो सब साइड करके याद क्या रखना है कि अगर डायग्राम पहले तुम याद रखना,
कि ऊपर में जाएगा तो सेप ऐसा ये रख ले रहा। कोई भी लिक्विड रहेगा अगर ऊपर चढ़ेगा तो सेप ऐसा ही रहेगा और अगर नीचे आएगा तो सेप ऐसा रहेगा। तो वो पूछता है मेनिस्कस का सेप, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब राइज करेगा तो मेनिस्कस का सेप कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड। बोलो यार, कॉन्वेक्स नीचे में होगा और अगर जो डाउन होगा लेवल तो कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा और कॉनकेव है जो कि नीचे में रहेगा। ये समझना आ रहा है कि अप और डाउन कहां से मेजर किया जा रहा है, तो जो कंटेनर में लिक्विड है वहां से डाउन और अप का बात किया जा रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? और देखो यहां दिखा दिया गया है लेकिन उतना सोचना नहीं, तुम याद रखना कि थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तब ऊपर जाता है और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तब नीचे जाएगा। बोलो यार, सब कुछ करके दिखाया जा सकता है लेकिन तुम याद रखना। तो अभी से ही तुम 2 पॉइंट याद रखोगे कि अगर कोई ऊपर गया तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ अटैक और सेप है जो मेनिस्कस का वो कॉनकेव अपवर्ड रहेगा। समझ में आया? एक्चुअली कहानी ये होता है कि थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तब ऊपर जाएगा, लेकिन तुम दो तरफा याद रखना, ऊपर जाएगा थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा और थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये रटे हुए रहिएगा। तो देखो वाटर में जनरली ऊपर चढ़ता है लेकिन वो जनरली दौड़ा जा रहा है। जैसे कि कल तुम देखे थे ना जी कि लोटस लीफ पर तो वाटर का भी शेप स्फेरिकल था। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोटस लीफ का अगर तुम ट्यूब बना दोगे ना तब उस सिचुएशन में वाटर लेवल है जो कि नीचे हो जाएगा। समझ में आया? मरकरी को तुम किसी पर भी रखोगे तो मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से मरकरी को किसी में भी रखोगे तो वो नीचे ही आ जाता है। अगर एडहेसिव फोर्स बहुत डोमिनेट होने लगेगा कोहेसिव से, मरकरी से भी ज्यादा कोई है जो कि फोर्स लगाने लगेगा एडहेसिव वाला तो मरकरी में भी ऊपर जाएगा। बोलो यार, तो ऊपर जाना ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है थीटा। थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो ऊपर जाएगा और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तो नीचे जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और नीचे जब भी जाएगा तो सेप ऐसा रहेगा, ये ध्यान रखना। ये सब प्रूव कर दिया जा सकता है लेकिन मतलब नहीं। और ऊपर जब भी जाएगा तो सेप ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही तुम अभी काम चलाओ। एक चीज समझ सकते हो तो कि अगर सेप ऐसा होगा तो क्यों ऊपर जाना चाहिए उसको, तो पकड़ना पॉइंट को। इस जगह पर तो प्रेशर कितना होगा, P0, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में, और यहां से प्रेशर यहां कम ना होगा इस सरफेस टेंशन के कारण। सही ना बताया कि कॉन्केव साइड में ज्यादा होता है, कन्वेक्स में कम होता है। तो समझना, यहां P0 है और यहां भी P0 है, तब तो यहां भी P0 होना चाहिए। नहीं समझना है? ये वाला और ये वाला एयर के कांटेक्ट में है तो यहां P0 है और यहां भी P0 है। और चूंकि ये रेस्ट में है लिक्विड तो यहां P0 है तो यहां भी P0 होना चाहिए। अच्छा, ये बात समझना कि यहां P0 है तो इस जगह पर P0 से कम होगा क्योंकि कन्वेक्स साइड में कम होता है, तो यहां P0 से कम है और यहां पर P0 है तो हर हालत में कुछ ना कुछ तो हाई तो होना पड़ेगा। नहीं समझ आया? तो ऐसे भी एक्सप्लेन किया था। मेन एक्सप्लेनेशन यही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सब साइड करो, रिजल्ट याद रखना। अच्छा, इसमें भी तुम सोच सकते हो यहां P0 है, बोलो यार, तो यहां भी P0 ही होगा। यहां P0 है तब यहां P0 नहीं होगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पर P0 है, यहां भी P0 ही है क्योंकि वो कनेक्टेड है एयर से। तो इस दोनों जगह पर P0 वही बात समझ आया। और इस जगह पर P0 से ज्यादा होगा, यहां P0 है तो यहां P0 से ज्यादा होगा। तो यहां P0 से ज्यादा है इसका मतलब यहां P0 से ज्यादा है। और यहां पर P0 है इसका मतलब कुछ ना कुछ हाइट है। तो इससे भी ये बात चल गया ना कि ये वाला डाउन है
अब बाकी अगर वीडियो नहीं बनता तो हम सीधे बच्चा को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में कहां से करते हैं, ट्यूब डाल दोगे तो थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा, तो ऊपर चला जाएगा, मेनिस्कस का शेप ऐसा होगा। समझ में आया? थीटा 90 डिग्री से, थीटा 90 डिग्री ज्यादा बोल दिए क्या? थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो ऊपर जाएगा, मेनिस्कस का शेप ऐसे रहेगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तो नीचे जाएगा, मेनिस्कस का शेप ऐसा रहेगा। इतना गोल कर करके चुपचाप से जो कि लेवल 1 में फॉर्मूला से क्वेश्चन बनवा देते हैं, और इसमें टाइप बताएंगे, टाइप देखे हुए तो बनेगा तो उलझ जाओगे। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। शेप समझ में आया ना? कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है शेप? एक तो थीटा डिसाइड करता है, थीटा कौन डिसाइड करता है? वो एडहेसिव फोर्स और Fc/√2 का रिलेशन कल बताए थे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो कितना ऊपर वो चढ़ेगा तो उसका ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, प्रेशर से निकाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ का प्रेशर प्लस रो GH, इसको यहाँ का प्रेशर के बराबर कर दिया तो चल आता है, उतना झंझट का तुम नहीं फंसो, तुम सीधे रिजल्ट याद रख लेना कि H का वैल्यू कितना होता है, तो 2s cos θ/ρ, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2s/ρ(r)g, अंतर समझना जी, 2s cos θ/ρ(r)g में r जो है वो ट्यूब का रेडियस है, ठीक है, और 2s/ρ(r) कैपिटल R जी, उसमें कैपिटल R जो है वो इस मेनिस्कस का रेडियस है। यहाँ पर से क्वेश्चन अभी कम पूछा, वो फंसाएगा एकदम, समझ आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि दो रेडियस यहाँ पर पढ़ना होता है, एक ट्यूब का रेडियस, जनरली ट्यूब का ही रेडियस देता है, लेकिन किसी ना किसी दिन मेनिस्कस के रेडियस से भी खेल खेलना स्टार्ट करेगा, तो ये समझ लेना है आपको। मेन फॉर्मूला यही होता है, 2s cos θ/ρ(r)g। मेन मतलब आपके लिए मेन यही होगा, बार बार किसी का डाटा देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रेडियस ऑफ ट्यूब ही दे, रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी दे सकता है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। तो एक्चुअली में यही cos θ जब नीचे आएगा ना तो r/cos θ का वैल्यू है जो कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस के बराबर जाता है, तो ये वाला आप पहले रट लेंगे। ये हम पढ़ा रहे हैं, जब वर्टिकल रहता है तो एंगल बदलता है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब में अलग रिलेशन होता है, लेकिन उसको साइड आपको रखना है। आपको याद क्या रखना है कि कितना हाइट बढ़ता है, तो 2s cos θ/ρ(r)g, जहां पर r जो होगा वो ट्यूब का होगा, और अगर मेनिस्कस के रेडियस पर पहुंचना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि मेनिस्कस का जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, r/cos θ के बराबर। ये कब होता है, जब वर्टिकल रहेगा ट्यूब का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज बताया जा सकता है, लेकिन आपके लेवल में यही पढ़ना है, तो यही सब लिख दिया गया है, बाकी वाला पहले ही बता दिया गया आपको, ठीक है। ये रटे हुए रहना है, देखो ये वाला नहीं रखना, वो तो तुमको याद रहेगा, ऐसे है तो बताइए लोगे। और फॉर्मूला में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पुट करने पर अगर H पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगा और H नेगेटिव आएगा तो नीचे जाएगा, या अगर वो दे ही दिया कि नीचे गया है, यहाँ माइनस साइन के साथ पुट करिएगा, एकदम किसी ना किसी दिन लपेटा में ले लेगा। हमने को क्वेश्चन दिए अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन वैसा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछेगा। तो अगर नीचे जाएगा तो ये नहीं बोलेगा -5, वो बोलेगा क्या कि 5 सेंटीमीटर नीचे गया, 2 सेंटीमीटर नीचे गया, जितना से जाएगा तो यहाँ पर खुद से माइनस लगा करके बनाइएगा, समझ में आया। और ऊपर जाएगा तो प्लस लगा करके बनाइएगा, या प्लस आ गया तो ऊपर जाएगा, प्लस नहीं आया कैलकुलेट किए इसका वैल्यू माइनस आ गया तो समझ जाना है कि वैल्यू उतना ही रहेगा H का, लेकिन नीचे होगा। समझ में आ रहा है ना। और बाकी क्वेश्चन डील करते हैं। If the surface tension of water is 0.06 Newton per meter, then the capillary rise in a tube of diameter 1 millimeter each। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थीटा का डाटा अगर नहीं देगा तो आपको थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ही मान लेना है, समझा रहा। तो कि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और थीटा नहीं दिया है तो हर हालत में इसको 1 मान लिया जाता है। हाँ
तब तो इसका जरूरत नहीं, तब तो इसका जरूरत है, तब तो थीटा कुछ रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको? बोलो यार। ये समझ में आ रहा है कि थीटा कुछ भी देगा, अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस दे देगा तो हमको थीटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के बना लेंगे। जनरली क्या होता है, मेनिस्कस का रेडियस देता है कि ट्यूब का रेडियस देता है? ट्यूब का रेडियस देता है। तो सरफेस टेंशन वाटर का इतना है, तो आपको बताना है कि कितना हाइट राइट करेगा, सीधे फॉर्मूला लगाइए। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2s, सरफेस टेंशन बोले तो 0.06, सब ऐसा यूज करोगे cos थीटा 1 रो, तो दिया हुआ है वाटर ना जी, तो वाटर दिया है ऐसा में 1000 हुआ कि नहीं, और r तो 1 मिलीमीटर दिया है, तो 0.5 हो जाएगा रेडियस इनटू 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत लग रहा है? इनटू कुछ है नहीं, तो यहाँ से क्या हो गया देख लीजिए, 10 टू द पावर -3 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और ये वाला जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया, हुआ ना? तो इसको कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया 0.1255 मीटर, ऐसा नहीं यूज किया, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20, तो 20 से कितना हो गया 1.2 इंटू 2, तो 2.4 सेंटीमीटर, यही वाला आ जाएगा। तो प्लस में आया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। If the surface tension of liquid is 0.5 Newton per meter and contact angle is 150 degree, then find the capillary rise or fall in a tube of radius 1 millimeter. Also find radius of meniscus. Density of liquid दिया हुआ। सबसे पहले तो आपको इस डाटा को देख करके ही समझ जाना चाहिए था कि नीचे जाएगा, ठीक है? लेकिन कैलकुलेट करिए तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2s का वैल्यू बोले तो 0.5, आंख मूंद करके ना इस हमेशा ये पुट करोगे, तो 2s हुआ ना जी, cos 150 डिग्री, तो 90 से बड़ा ना जी, तो cos थीटा किसके बराबर होगा माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा, याद आया कहे तो कन्वर्ट करने के लिए, तो 90 ज्यादा जब भी रहेगा थीटा, तो cos थीटा जब लिख देना माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा है 150 डिग्री, बता चुके हैं, तो माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा जब 150 डिग्री कर दिए, ताकि ऊंचाई कम वाला में बाई रो आर बोले तो यही ना हो गया इनटू जी, इसी को कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस हो गया, और ये वाला हो गया 1/2, और ये वाला हो गया cos 30 डिग्री √3/2, हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे में 10 है, यही ना होगा, जो भी होगा -√3/40 मीटर, सेंटीमीटर में करा देगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या बता रहा है कि √3/40 मीटर से नीचे गए, माइनस यही बता रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगा r/cos थीटा, बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि माइनस आएगा तो बताएगा कि ऐसे नहीं है, ऐसे, बोलो जी, तो वो तो तुम समझ ही रहे होगे, तो हम लोग मैग्नीट्यूड से करेंगे, तो r का वैल्यू हो गया 1 मिलीमीटर, यूनिट रखने दे रहे हैं, और cos 150 डिग्री, तो वैसे करोगे ना, ये हो जाएगा -√3/2, तो इसका ये हो गया 2/√3 मिलीमीटर, ऐसा मैंने फुट करोगे जी, तो यूनिट लिखोगे, समझ में आ रहा होगा ऐसे नहीं कहना है, ताकि डायरेक्ट आ जाए। तो यही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि h का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नीचे खुद समझ जाना है आपको, थीटा से भी पकड़ लीजिएगा, लेकिन ऐसे समझ जाइए, कुछ नहीं लग रहा होगा, बच्चा टाइप का लग रहा होगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि रो है जो कि लिक्विड का उतना है, सरफेस टेंशन उतना है, और
ट्यूब का रेडियस दिए हुए है और कितना नीचे गए हुए हैं ये दिए हुए, तो कॉन्टैक्ट एंगल का बात करा है। कभी भी आपको एच का बात करेगा तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो एच का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करिएगा बताइए तो, -5 सेंटीमीटर। बोलो यार, ये एच का वैल्यू बस है ना, ये किसके बराबर होगा, 2s cos थीटा बाई रो r का वैल्यू और g का वैल्यू है ना होगा। इसी को देख खत्म हो गया, इससे ये भी खत्म हो गया। हाँ चलो कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 कर देगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 इधर जाएगा तो 5 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो 10 नीचे आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम -1/2 आएगा। बोलो जी। तो ये तो डायरेक्टली आगे रहता है। थीटा का वैल्यू कितना होता है, 120 डिग्री पर कितना होता है, -1 होता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब तो बच्चा से गलती कहाँ होता है ये समझना। तुम जनरल बच्चा को क्वेश्चन देना तो एच तो उसको पता चलते रहेगा, तो वो क्या मान देगा, रॉन्ग मेथड। एच के जगह वो क्या पुट कर देगा, 5 करेगा ना जी। तो ये बराबर होगा किसके, 2s cos थीटा, बोलो यार, बाई रो r इनटू जी, यही ना होगा। तो इसको डील करेगा ना तो आ जाएगा उसका cos थीटा का वैल्यू 1/2। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ 60 डिग्री वो ऑप्शन दिए हुए समझ आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि नीचे आएगा और h दिए हुए रहेगा तो माइनस के साथ शुरू करोगे। कोई एग्जाम अभी तक उसमें गलती नहीं करवाया, लेकिन गलती करवाएगा जरूर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देख रहे होगे सवाल तुम डील कर रहे हो तो उसका जरूरत तुमको पड़ रहा है कि मैं एडहेसिव वाला डोमिनेटेड और कोहेसिव वाला डोमिनेटेड सब नहीं पड़ रहा है। इसलिए बोले कि वो सब है कि सुन लीजिए, थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं फंसेगा। तो कल ही बता दिए FA और FC/√2 में रिलेशन समझ आ रहा है कि नहीं। बाकी क्या है कि ये ध्यान रखना है कि ऊपर जाएगा तो थीटा लेस देन 90 डिग्री के केस में जाता है, शेप ऐसा होता है। बोलो यार, तो समझिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो अभी एच काउंट किए हैं ना, तो वो यहाँ से काउंट, सॉरी हम लोग जो एच अभी काउंट किए हैं ना, तो वो यहाँ से काउंट किए, ठीक है। अगर जो इसके माने इस शेप में जो लिक्विड रहता उसको भी कंसीडर करता, ऐसे समझो। एच तुम यहां से ना नापे हो चीज, जबकि यहां से तो है एच, नहीं बात समझ आ रहा है। तो अगर इस पार्ट के भी इफेक्ट को आप कंसीडर करिएगा ना, तब एच का मेन फॉर्मूला जो होता है वो ये वाला होता है। अरे मेनिस्कस के पार्ट को नेग्लेक्ट करके चलना आता है, लेकिन वो क्वेश्चन में दे देगा कि एज्यूम करिए कि मेनिस्कस का जो पार्ट है ना उसको भी कंसीडर करना है, या लिख देगा कि बेड ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द मेनिस्कस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। समझ आ रहा है कि नहीं। तब इसका मतलब वो इस गैप के बारे में भी बात करना चाह रहा है, तब वही वाला फॉर्मूला होगा, खाली r/3 घटा दीजिए। नहीं समझे। ऐसे h कहां तक लिया जाता है, तो इस जगह तक लिया जाता है। लेकिन रियल शेप ऐसे ना होगा जी। तो बोलो यार, तो अगर इसके गैप को भी वो कंसीडर करना चाहेगा ना, खाली r/3 से घटा दीजिएगा। या यहाँ भी देख लीजिए कि हम लोग यहाँ से कंसीडर न किए हैं, मान लो कि यहाँ से वो देखना चाहे तो वो पता कैसे चलेगा। तो वो बोल देगा कि अगर मेनिस्कस में भी लिक्विड डाल दिया जाएगा ना, तो उस लिक्विड का भी कंसीडरेशन अगर कोई करना चाहे तो तुमको समझ जाना है कि उस गैप के बारे में वो बोलने के लिए कह रहा है। तो ये जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा, ये इग्नोर में नहीं पूछा था, नीट में भी नहीं पूछेगा, लेकिन हम खाली बता इसलिए दे रहे हैं कि कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अब तुमको याद रहेगा, उसमें -r/3 कर दो।
हर बार वही सोचोगे, ये सब में आ रहा होगा। और पता भी चल जा सकता है तुमको कि r/3 के बारे में सोचना है कि नहीं। कैसे? तो तुम 2s cos θ/r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो उसका वैल्यू अगर r/3 से बहुत ज्यादा होगा तो उसको छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर तुम कैलकुलेट किए h का वैल्यू तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया, तो मिलीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 24 मिलीमीटर। और डायमीटर दिया हुआ 1 मिलीमीटर, माने रेडियस 0.5 मीटर, तो 0.5 मिलीमीटर के स्पेक्ट में 24 बहुत ज्यादा ना हो गया जी, तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो खुद ब खुद बात चलने लगता है कि नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो यार। यहीं पर क्या है कि जो दिए हुए हैं वो 5 सेंटीमीटर और r का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 मिलीमीटर। डी हो गया एक सब 50 ना जी, तो 50 के रिस्पेक्ट में 2 बहुत कम है, समझ में आ रहा है। तो इसका जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन बता दिया जा रहा है कि मान लो कि बोल दिया गया कि मेनिस्कस के भी साइज का तुम क्या करो कि कंसीडरेशन करो, तब तुमको वो वाला पुट करना रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तब पकाऊ टाइप का है। ये वाला आ जाएगा तो तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा वहां। ठीक है, इसको प्रूव कर दिया जा सकता है, बड़ा आसानी से प्रूव कर दिया जा सकता है, समझ आ रहा है। लेकिन वो सब कुछ करना नहीं, आपको सीधे याद रखना है कि कोई भी ट्यूब रहे तो उसको डालिएगा तो कुछ हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा। बोलो यार। तो अगर उसी ट्यूब को तुम टिल्ट कर दोगे ना तो उतना ही हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा। ट्यूब में अब लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, एयर का वैल्यू ज्यादा ना होगा, हाइट का बात किया जा रहा है, तो हाइट उतना ही चढ़ेगा। इसको बहुत आसानी से प्रूव कर दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि लेवल 1 का चर्चा चल रहा है इसलिए तुमको एज प्रॉपर्टी याद रखना है। लेवल 2 में भी पढ़ाया जाएगा तो प्रूव भी कर दिया जाएगा, लेकिन बोला जाएगा प्रॉपर्टी याद रखना। तुम देख लो ये सब का डेरिवेशन वगैरह भी नहीं किया गया। जब लेवल 2 में क्या रहता है कि डेरिवेशन करवाया जाता है और उसके बाद फिर इसका शेप बदल के बताया था, ऐसे शेप रहेगा तो क्या होगा, ऐसे शेप रहेगा तो क्या होगा। समझ में आया? तुमको सीधे उड़ान जाना है कि तुम्हारे लिए शेप ऐसा ही रहेगा वर्टिकली, तो तुमको जब बचा करके जो आएगा उसको बता देना है। इसमें भी 8-10 को टाइप यहाँ पर पढ़ना है, तो 1-2 को टाइप 3 को टाइप आया है आप में, बाकी नहीं आया है। जेनरल में क्या है कि 5-6 टाइप आया है, बाकी नहीं आया, तो सब कुछ बता दे आएगा। देखा हुआ इसको कैसे तुम याद करोगे? कोई ट्यूब को तुम डाल दोगे कंटेनर लिक्विड में, तो जितना हाइट तक चढ़ेगा ना, अब ट्यूब को तुम ऐसे बेंड कर करके डालो तो हाइट उतना ही तक चढ़ेगा। समझना, ये वर्टिकल हाइट का बात कर रहे हैं, इसमें तो ज्यादा ना हो जाएगा। ये भले है कि क्वेश्चन में कहां फंसा सकता है वो कि बोलेगा कि पहले ट्यूब में h हाइट तक पानी था, तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एक तो पूछेगा कि जब टिल्ट कर दिया गया उसको तब कितना हाइट तक पानी रहेगा, तो इतना ही तक। या ये पूछेगा कि ट्यूब में कितना लेंथ तक पानी रहेगा। अगर वाटर का बात किया जा रहा है तब का बोल रहे हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता था। तो जैसे बोलेगा कि ट्यूब में कितना लेंथ तक पानी रहेगा, तब तुमको एक तरह से ये वाला पूछा। वर्टिकल रहेगा तो हाइट और ट्यूब में कितना पानी, दोनों एक ना हो गया, इस सरफेस से बोला जा रहा है। लेकिन अगर तो टिल्ट कर दोगे तो हाइट और ट्यूब के लेंथ में जो पानी रहेगा वो अलग ना होगा। इस लेंथ के बारे में सोचना है, अंदर वाला जो बाहर है उसको। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो फॉर्मूला यही बना लगाओगे 2s cos θ/r r/3 को छोड़ देना, 2s cos θ/r लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा तुमको, तो ये भी आ जाएगा। देखो ये l है और ये अल्फा है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा l। अरे राम, गलती यहाँ साइन है। अरे ये l है 90 के आगे वाले हाइपोटेनस ना, ये l है और ये अल्फा है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा l sin अल्फा। बोलो यार, तो h का वैल्यू हो जाएगा l sin अल्फा, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा
कोई दिक्कत लग रहा है? सुना है ना? मेन रूप से वही पूछेगा कि टिल्ट कर दिया गया तो कितना हाइट तक रहेगा, तो बच्चा सोचेगा कि टिल्ट कर दिया गया तो ज्यादा होगा कम होगा, तो ये समझ लेना कि उतना ही हाइट तक रहेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्यूब को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, कैसो रखिएगा, कांटेक्ट एंगल उतना ही होगा। तो टिल्ट कर देने के बाद भी एच नहीं बदलता है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि कांटेक्ट एंगल नहीं बदलता है। लेकिन उतना नहीं तुमको सोचना है, तुमको सोचना है टिल्ट कर देंगे तो कांटेक्ट एंगल नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और सेम हाइट तक पानी चलेगा। इसमें पूछेगा तुमको समझ में आइए रहा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हो गया, शुरू में इरिटेशन हो गया था, वो हम ऐसे ही बोल दिए एक बार, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना जी कि अगर कभी वो क्वेश्चन सेट इस टाइप से कर दे कि एक लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा है, मतलब इसमें लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड का सरफेस इस टाइप का, तो आपको बताना है कि लिक्विड के इस मॉलिक्यूल पर या सरफेस के मॉलिक्यूल पर किधर फोर्स लगेगा। ये समझ आ रहा है ना कि अंदर में था तो नेट फोर्स 0 ही लगेगा जी। नेट फोर्स कहां पर लगता है? तो सरफेस के मॉलिक्यूल पर। सरफेस टेंशन शुरुआत वहीं से की है, ये सबसे ऊपर वाला में है जो कि फोर्स लगते रहता है। बोलो यार, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछना चाहिए कि ये लिक्विड का क्या है? सरफेस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताइए कि सरफेस के इस मॉलिक्यूल पर फोर्स किधर लगेगा? तो जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर लगेगा। समझ आ रहा है? तो ये डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस जगह पर बात करिएगा तो इसका परपेंडिकुलर ये ना हो गया जी, इधर लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस जगह पर देखोगे तो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर में हम इंटरेस्टेड है। बोलो यार, किसी सिचुएशन में ऐसे भी लग सकता है लेकिन रहेगा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत लग रहा है तो वो ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, और गलती कहां हो सकता है बताएं ना कि नीचे रहेगा तो h के जगह पर माइनस के साथ पुटे करिएगा, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है?